कार ओल्गा से गंगा। कहानी का नाम पुरहुत। भाग 1। देश वृक्ष उपत्यका तजाकिस्तान। जाति हिंदी ईरानी। काल 2500 ईसा पूर्व। पुरहुत। भाग 1। वृक्षों की घर घर करती धारा बीच में बह रही थी। उसके दाहिने तट पर पहाड़ की धारा से ही शुरू हो जाते थे, किंतु बाईं तरफ अधिक ढालुओं होने से उपत्यका की चौड़ी मालूम होती थी। दूर से देखने पर सिवाय घन हरित उत्तुंग देवदारू वृक्षों की स्याहियों के कुछ ही नहीं दिखलाई पड़ता था, और नज़दीक आने पर नीचे ज़्यादा लंबी और ऊपरी छोटी सी होती जाती शाखाओं के साथ उनके बाण जैसे नुकीले भृंग दिखलाई पड़ते थे, और उनके नीचे तरह तरह की वनस्पति तथा दूसरे वृक्ष भी थे। ग्रीष्म का अंत था, अभी वर्षा शुरू नहीं हुई थी। यह ऐसा महीना है जब उत्तरी भारतों के मैदानों में लोग गर्मी से सख्त परेशान रहते हैं, किंतु इस 7000 फीट ऊंची पार्वत्य उपत्यका में गर्मी मानो घुसने ही नहीं पाती। वृक्ष के बाएं तट से एक तरुण जा रहा था। उसके शरीर पर ऊनी कंचुक, जिसके ऊपर कई परत लपेटा हुआ कमरबंद था। नीचे ऊनी सुत्थन और पैरों में अनेक तानियों की चप्पल थी। सिर के कंटोप को उसने उतारकर अपने पीठ की कंडीर पर रख लिया था, और उसके लंबे चमकीले पिंगल केश पीठ पर बिखरे हुए हवा के हल्के झोंकों से तब तक लहराते रहे उठते थे। तरुण के कमर से चमड़े की लिपटा के तांबे का एक खड्ग लटक रहा था। उसकी पीठ पर बीरी सी पतली शाखाओं की बुनी चोंगानुमा कंडी थी, जिसमें तरुण ने बहुत सी चीजें खुला धनुष तथा बाणों से पूर्ण तरकस रख रखा था। तरुण के हाथ में एक डंडा था, जिसे कंडी की पेंद से लगाकर खड़ा हुआ कभी कभी ही विश्राम करने लग जाता था। अब चढ़ाई कड़ी हो रही थी। उसके सामने 6 मोटी मोटी भेड़ें चल रही थीं, जिनकी पीठ पर सत्तू से भरी घोड़े के बाल और बड़ी बड़ी थैलियां थीं। तरुण के पीछे एक लाल झबरा कुत्ता चल रहा था। कलविंग के मधुर गंभीर स्वर से पर्वत प्रतिध्वनित हो रहा था, जिसका प्रभाव तरुण पर भी था। वह मुंह से सीटी बजाता जा रहा था। अभी एक चट्टान के ऊपर से एक पतली रुपहली धारा के रूप में गिरता चश्मा आ गया। धारा को चट्टान के प्रांत से खुलकर गिरने के लिए किसी ने लकड़ी की नली लगा दी थी। नपती भेड़ें नीचे पानी पीने लगी। तरुण के पास में फैली अंगूर की लताओं में छोटे अंगूरों के गुच्छों लटकते देखे। बैठकर कंडी को जमीन पर उतारकर वह अंगूर तोड़कर खाने लगा। अभी अंगूर में कसैलापन लिए तुलसी ज़्यादा थी। उनके पकने में महीने भर देरी थी, किंतु तरुण को वे अच्छे मालूम हो रहे थे, इसलिए वह एक एक दाने को मुंह में धीरे धीरे फेंकता जा रहा था। शायद वह प्यासा ज़्यादा था, और तुरंत चलकर आए को शीतल पानी पीना हानिकारक होता है, इसलिए वह देर कर रहा था। पानी पीकर भेड़ें चारों ओर उगी हरी घासों को चर रही थी। झबरा कुत्ता गर्मी अधिक अनुभव कर रहा था, इसलिए उसने न अपने मालिक का अनुकरण किया और न भेड़ों का। वह धार के नीचे फैले पानी में बैठ गया। अब भी वह उसका पेट भाती की तरह फूल पचक रहा था, और उसकी तरुण लंबी जीभ खुले मुंह से निकलकर लपलपा रही थी। तरुण ने धार से नीचे मुंह खोला और गिरती धारा से एक सांस में प्यास बुझा चुल्लू में पानी भर अगले केसों की जड़ भिगोते हुए मुंह को धोया। उसके अरुण गालों और लाल होठों को ढकने के लिए पिंगल रोम अभी आरंभिक तैयारी में थे। भेड़ों को बड़े मन से चरते देख तरुण कंडी के पास बैठ गया, और कानों को तिरछा कर अपनी ओर ताकते झबरा की आंखों के भावों को परख कर कंडी की में एक ओर हाथ डाल सूखी भेड़ की रान एक टुकड़े को कमरबंद से लटकती चमड़े में बंद तांबे की तेज छुरी से काट काट कर कुछ स्वयं खाने लगा और कुछ झबरे को खिलाने लगा। इसी वक्त लकड़ी की घंटी की छन छन करती आवाज़ सुनाई दी। तरुण ने कुछ दूर झाड़ी में छिपे गधे को आते देखा, फिर दूसरे को, और फिर पीछे एक पोड़सी बाला अपनी ही जैसी पोशाक तथा पीठ पर कंडी लिए आती दिखी।
मुंह से अनायास सीटी बजने लगा। जब वह कुछ सोचने लगता तो तरुण के मुंह से सीटी बजने लगना सांस जैसा स्वाभाविक हो जाता। पड़ोसी के कानों में सीटी की आवाज़ एक बार पड़ी जरूर, और उसने उस जगह की ओर ताका, किंतु तरुण का शरीर गुल्म से आच्छादित था। यद्यपि तरुण ने 50 हाथ दूर से देखा था, किंतु पड़ोसी के मुख से एक हल्की किंतु सुंदर छाप उसके अंतःस्थल पर पड़ गई थी, और उत्सुकता से वह यह जानने की प्रतीक्षा कर रहा था कि वह किधर जा रही थी। इधर वृक्ष के ऊपर की कोई गांव नहीं बसा हुआ है, यह तरुण जानता था, इसलिए वह भी उसी की तरह पंथाचारिणी है, यह वह समझ सकता था। पड़ोसी के सुंदर किंतु अपरिचित चेहरे को देखकर झबरा भूकने लगा। तरुण के चुप झबरा कहने पर वह वहीं चुपचाप बैठ गया। पड़ोसी के गधे पानी पीने लगे, और जब अपनी कंडी उतारने लगी तो तरुण ने अपनी मजबूत भुजाओं को लेकर उसे नीचे रख दिया। पड़ोसी ने मुस्कुराहट के रूप में कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, बड़ी गर्मी है। गर्मी नहीं है, चढ़ाई में चढ़कर आने से ऐसा ही मालूम होता है, थोड़े से विश्राम से ही पसीना चला जाएगा। अभी दिन अच्छा है, अभी 10-15 दिन वर्षा का डर नहीं। वर्षा से मुझे डर लगता है, नालों और बिजली के कारण रास्ते बहुत खराब हो जाते हैं, गधों के लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। घर पर भेड़ें नहीं थी, इसलिए मैंने गधों को ही ले लिया। अच्छा, तुझे कहाँ जाना है मित्र? डांडे पर। आजकल हमारे घोड़े गाय भेड़ें वहीं हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। सत्तू दाना फल नमक पहुँचाने जा रही हूँ। तेरे पशुओं को कौन देखता है? मेरा परदादा और भाई बहनें भी। परदादा? वह तो बहुत बूढ़ा होगा। बहुत बूढ़ा? उतना बूढ़ा आदमी तो शायद कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह पशुओं को क्या देखता होगा? अभी वह बहुत मजबूत है, उसके बाल भाव सब सफ़ेद है, किंतु उसके नए दांत हैं, देखने में 50-55 का मालूम होता है, तो उसे घर पर रखना चाहिए। वह मानता ही नहीं। मेरे पैदा होने के पहले से वह गांव नहीं गया, गांव नहीं जाता, जाना नहीं चाहता। गांव से उसे घृणा है। वह कहता है कि मनुष्य एक जगह बांध कर रखने के लिए नहीं पैदा किया गया। बहुत पुरानी बातें सुनाता है। अच्छा, तेरा नाम क्या है मित्र? पुरोहित, माद्री पुत्र पौरव। और तेरा नाम? ससुर बहन रोचना, माद्री। तो तू मेरे मातुल कुल की है ससुर? ऊपरी मद्र या निचला? ऊपरी मद्र। वक्षु की नदी के बाएं तट पर पुरुओं के ग्राम थे, लेकिन उनका निचला भाग जो नीचे के मैदान में मिलता है माद्रों के हाथ में था, और दायां तट ऊपर माद्रों, नीचे परसों के हाथ में। भूमि की और जनसंख्या की दृष्टि से पुरु मद्रों से कम न थे। पुरुओं के नीचे वाले मद्र निचले मद्र कहे जाते थे। रोचना ऊपरले मद्र की थी। पुरोहित के मामा का गांव भी ऊपरले मद्र में ही था। इस बात को जानने पर दोनों कुछ और आत्मीयता का अनुभव करने लगे। पुरोहित ने फिर एक बार आरंभ करते हुए कहा, रोचना, लेकिन आज हम डांडे तक नहीं पहुंच सकते। तूने अकेले आने का साहस कैसे किया? हाँ, मैं जानती थी रात को चीते से गधों को बचाना मुश्किल है, लेकिन बाबा के लिए खाने की चीज़ें लाना जरूरी था। पुरोहित, बाबा मुझे बहुत मानता है। मैंने सोचा रास्ते में कोई और भी मिल जाएगा। आजकल डांडे के जाने वाले बहुत होते हैं, और यह भी ख्याल आया कि आग जला लेने पर काम चल जाएगा। रास्ते चलते पर आग नहीं जलाई जा सकती। एड़ी है तेरे पास? रोचना, है। होने पर भी अरड़ी को रगड़ रगड़ कर अग्नि देवता को प्रकट करना आसान नहीं है। खैर, मेरे पास एक पवित्र अरड़ी है, वह हमारे घर में पितामह के समय से चली आई है। इस अरड़ी से प्रकट हुई अग्नि द्वारा बहुत से यज्ञ, बहुत सी देव पूजाएं हुई हैं। मुझे अग्नि देवता का मंत्र भी याद है, इसलिए वे इससे जल्दी प्रकट हो जाते हैं। और पुरोहित, अब हम दो हैं, इसलिए चीते को पास आने की हिम्मत न होगी। और हमारा झबरा भी है। रोचना, झबरा? हाँ, यही लाल स्वक्षम कुत्ते हैं। झबरा झबरा बोलते ही झबरा खड़ा हो मालिक का हाथ चाटने लगा। रोचना ने भी झबरा झबरा कहा। वह आकर उसके पैरों में सूंघने लगा। फिर जब रोचना ने उसकी पीठ पर हाथ दिया तो झबरा दुम हिलाते हुए उसके पैरों में बैठ गया। पुरोहित ने कहा, झबरा बहुत समझदार स्वक है रोचना, और मजबूत भी। हाँ, भेड़िया, भालू, चीता किसी से भी नहीं डरता। भेड़े और गधे अब काफ़ी घास चर चुके थे, थकावट भी दूर हो गई थी, इसलिए दोनों तरुण पथिकों ने फिर चलना शुरू किया। झबरा उनके पीछे पीछे चल रहा था। यद्यपि उनकी पगडंडी तिरछे काट कर जा रही थी, जो तो भी चढ़ाई तेज थी, इसलिए वे सधे पैर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे। पुरोहित कहीं धरती में चिपकी लाल स्ट्रॉबेरियों को तोड़ता, कहीं करोदो और रोचना को भी देता।
अभी अच्छे अच्छे फल खूब पकने पर भी नहीं आए थे। पुरोहित को इससे बड़ी शिकायत थी। शाम तक वे इसी तरह बातें करते चढ़ते गए। सूर्यास्त हो रहा था जब एक घने गुल्म के नीचे से कल कल करते के बहते चश्मे को उन्होंने देखा। पास ही थोड़ी खुली जगह थी जिसमें लकड़ी के जले कुंदे, राख और घोड़ों की लीद पड़ी थी। पुरोहित ने झुककर राख को कुरेदा और उसमें आग दबी हुई थी। उसने बहुत खुश होकर कहा, रोशना, रात में ठहरने के लिए इससे अच्छी जगह आगे नहीं मिलेगी। पास में पानी है, घास की अधिकता है, सूखे लकड़ पड़े हैं और फिर आज सवेरे यहाँ के जाने वाले पथिक ने आग को राख के नीचे दबाकर दिया है। हाँ पुरोहित, इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। आज यहीं ठहरे, अगले चश्मे तक पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा। पुरोहित ने बैठकर झट अपनी कंडी को पत्थर के सहारे धरती पर रख दिया, फिर रोशना की कंडी को उतारा। दोनों ने मिलकर गधों के बोझ को अलग किया और उसकी काठी गाँठ खोल दी। गधों ने 2-3 लोट लगाई और फिर घास में चले गए। भेड़ों की लादियों को उतरने में कुछ देर लगी क्योंकि भेड़ों को जबरदस्ती पकड़कर लाना पड़ता था। रोशना मशक में ले चश्मे पर पानी भर आई गई। पुरोहित ने पत्ते और छोटी लकड़ियों डाल आग लगा दिया, फिर बड़ी लकड़ियों को लगा बड़ी आग तैयार कर दिया। जब रोशना पानी भरकर लौटी तो पुरोहित तांबे की पतीली सामने रखकर गाय की चौथाई टांग को चाकू से काट रहा था। रोशना को देखकर बोला, कल शाम तक हम ऊपर पहुंच जाएंगे रोशना। तेरा गोश्त बहुत दूर तो न होगा? जहां हम डांडे पर पहुंचते हैं वहां से 3 कोस पूरब है और मेरा 6 कोस पूरब। तब तो बाबा का गोश्त रचना मेरे रास्ते पर ही पड़ेगा, सो तू बाबा को देख पाएगा। मैं सोचती थी कि बाबा की तुझसे कैसे भेंट हो। एक ही दिन और है, इसलिए 1/4 रान काफ़ी है। यह पिछली रान है रोशना, बेहद बहिला की। मेरे पास बछड़े की आधी टांग है। आजकल मांस ज़्यादा देर होने पर बसाने भी लगता है। नमक डालकर मांस को पकाना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। और मेरे पास गोड़ी भी है पुरोहित, मांस, गोड़ी और पीछे थोड़ा सा सत्तू मिलाने पर अच्छा सूप तैयार हो जाएगा। सोते वक्त सूप तैयार मिलेगा। मैं अकेला होता तो रोशना सूप न बनाता, बहुत देर लगती है, किंतु जब तक हम पशुओं को बांधने और बातचीत करने में लगे रहेंगे। बाबा मेरे सूप को बहुत पसंद करता है पुरोहित। यह तांबे की पतीली, हाँ तांबा बहुत महंगा है रोशना। इस पतीली पर एक घोड़े का दाम खर्च हुआ है, किंतु रास्ते में अच्छी रहती है। और तेरे घर बहुत पशु होंगे पुरोहित? हाँ, बहुत धान्य भी रोशना, इसलिए यह 1 घोड़े मूल्य की पतीली है। अच्छा यह ले, मैंने मांस काट दिया, पानी और नमक डाल तू तो मांस को आग पर चढ़ा और मैं उस ओर की लकड़ी की आग तैयार करता हूँ। फिर थोड़ी सी घास काट गधों और घोड़ों के बीच में यहाँ बांधना है। जानती है ना, चीते को गधे का मांस उससे भी अधिक मीठा लगता है जितना कि हमें बछिया का। और जब्बर, अब तक तू भी इस पर जीभ चला का जरा सी मांस लगी एक हड्डी को झबरा के सामने फेंक दिया। झबरा पूंछ हिलाता हड्डी को पैरों में दबा दांतों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। पुरोहित के ऊपर कंचुक और कमरबंद हटा लिया। बिना बाह की कुर्ती के नीचे उसने की चतुरस्त्र छाती और पृथुल बाहें बतला रही थी कि इस 20 वर्ष के तरुण के शरीर में कितनी ताकत है। काम करते वक्त पुरोहित का रोआ रोआ नाचता था। कंडी में से दराती निकालकर उसने बात की बात में घास एक ढेर जमा कर दिया। फिर कान पकड़ गधों को ला खूंटा गाड़ कर बांध सामने घास डाल दिया। इसी तरह भेड़ों को भी। और काम से निवृत्त हो अब पुरोहित भी आग के पास आ बैठा। रोशना पतीली से उबले मांस खंडों को निकालकर चमड़े पर रखती जा रही थी। पुरोहित ने कंडी में से एक चर्म प्याला निकाल बाहर बिछा दिया। फिर एक काठ का सुंदर प्याला तथा झिल्ली में रखा पेय निकाल बाहर रखा। उसी के साथ बांसुरी भी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मालूम हुआ जैसे कोई कोमल शिशु गिर पड़ा है और चोट के डर से माँ तड़प रही है। उसने जल्दी से बांसुरी उठाकर कपड़े से पोंछा और चूमकर उसे कंडी में रखने लगा। रोशना देख रही थी। वह बीच में बोल उठी, पुरोहित, तू बंसी बजाता है? यह बंसी मुझे बहुत प्यारी है रोशना, जान पड़ता है मेरा प्राण इसी में बसता है। मुझे बंसी सुना पुरोहित, अभी या खाने के बाद? जरा सा अभी। अच्छा, कब? पुरोहित ने बंसी को होठों से लगा। जब
आठों उंगलियों को उसके छिद्रों पर फेरना शुरू किया तो विशाल वृक्षों की छाया से निकलकर पैर फैलाते संध्या अंधकार की स्तब्धता से दिगंत हो प्रतिध्वनि करती वाली उस मधुर ध्वनि के ने चारों ओर जादू सा फैला दिया। रोचना जब सुध-बुध भूल तन्मय हो उस ध्वनि को सुन रही थी। पुरोहित किसी उर्वशी के वियोग में व्याकुल पुरूरवा के व्याधिपूर्ण गान को बंसी में गा रहा था। गान बंद होने पर रोचना को मालूम हुआ वह स्वर्ग से एकाएक धरती पर रख दी गई है। उसने आंखों में आनंद अश्रु भरकर कहा, पुरोहित, तेरा बंसी का गान बहुत मधुर है, बड़ा ही मधुर। मैंने ऐसी बंसी नहीं सुनी। कितनी प्यारी है यह लय। लोग भी ऐसा ही कहते हैं रोचना, किंतु मैं उसे नहीं समझ सकता। बंसी के होठों में लगते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। यह बंसी मेरे पास रहे, फिर मुझे दुनिया में किसी चीज की चाह नहीं रह जाती। अच्छा, आप पुरु, अब मांस ठंडा हो जाएगा। और रोचना माँ ने चलते वक्त यह दाक्षासुरा दी थी। थोड़ा है, किंतु मांस के साथ पीने में अच्छी होगी। सुरा प्रिय है तुझे पुरु? प्रिय नहीं कह सकता रोचना। प्रिय तृप्त नहीं होती, किंतु मैं तो आंखों में हल्की लाली उछलने के बाद एक घूंट भी नहीं पी सकता। यह हाल मेरा भी है पुरु। नशे में चूर आदमी देखकर मुझे बड़ी घृणा होती है। रोचना ने अपने कांच चषक को निकाल कर नीचे रख दिया। 3 भाग में से एक भाग मांस झब्बर को दे दिया गया। दोनों ने देर रात खान पान समाप्त किया। चारों ओर अंधेरे की घनी चादर तनी गई थी। उन मोटे लकड़ों और उनकी धधकती आग की लाल रोशनी और उसके पास आसपास की थोड़ी सी जगह के सिवा वहाँ और कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ, कुछ ध्वनियाँ उस वक्त सुनाई देती थी जो कीड़े तथा क्षुद्र जंतुओं की मालूम होती थी। बात और बीच बीच में बंसी की तान चलती रही। आखिर सत्तू डालकर कई घंटे में पका सूप भी तैयार हो गया। दोनों ने अपने चस्कों से गर्मा गर्म सूप पिया। बड़ी रात हो जाने पर सोने का प्रस्ताव हुआ। रोचना चमड़े का बिछौना तैयार कर अपने पशुओं को उतारने में लगी। रोचना चमड़े का बिछौना तैयार कर अपने कपड़ों को उतारने में लगी। पुरोहित ने आग और पर लकड़ियाँ सजा दी, पशुओं के सामने घास डाल दी, फिर वन के देवताओं की प्रार्थना कर कपड़ों को उतार सो गया। दूसरे दिन सवेरे उठे तो दोनों अनुभव करते थे रात भर ही में जैसे दोनों सगे भाई बहन पा लिए। रोचना के उठने पर पुरोहित अपने को रोक नहीं सका और बोला, मेरा मन तेरा मुख चूमने को करता है बहन, और मेरा भी पुरु। इस जगत में हमने भाई बहन पाए। पुरोहित ने उसके बिखरे बालों को पीछे की ओर संभालते हुए रोचना के दोनों गालों को चूम लिया। दोनों के मुख प्रसन्न और नेत्र गीले थे। मुख धोकर दोनों वे थोड़ा सत्तू और सूखा मांस खाकर पशुओं को लाद चल पड़े। बीच बीच में वे 2-3 जगह बैठे भी, किंतु बातचीत में समय इतना जल्दी बीता कि उन्हें मालूम नहीं हुआ कब हांडे पर पहुंचे और कब माधर बाबा के पास। रोचना ने परिचय दिया। बाबा ने पुरोहित की वीरता की प्रशंसा करते हुए पुरोहित का स्वागत किया। धन्यवाद।